تو रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इमरान खान को एक बार फिर रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 घंटे तक उनका ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद वापस फिर से अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 28 अप्रैल की सुबह है। आज पूरा दिन आपको कोई सियासी या सिफारती नहीं बल्कि अदालती शोडाउन नजर आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप नजर रखिए क्योंकि बैक टू बैक वहां से बहुत सारी खबरें निकलनी हैं। आज जजेस मुस्ताफ़ी होंगे या फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का एक बहुत ही अहम और गैर मामूली इजलास होने जा रहा है और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ लम्हात के बाद तमाम सूबों के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस्लामाबाद यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं और दिन 1 बजे ये इजलास शुरू हो जाएगा। उसकी क्या अपडेट्स रहेंगी वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। कौन कौन से जजेस ऐसे हैं जिनके नामों के ऊपर गौर किया जा सकता है, इस्लामाबाद में चल क्या रहा है खास तौर पे अदालती हलकों में या वकला के हलकों में, वो ज़रा डिस्कस करते हैं। और फिर सुहेल आफरीदी के हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं क्योंकि उनके जो पुराने साथी हैं वो नए प्लान के साथ आ रहे हैं उनको टफ टाइम देने के लिए। उनकी नाहली की तलवार एक बार फिर से लटकने लगी है। पहले इलेक्शन कमीशन था, फिर पेशावर हाई कोर्ट और अब वफाकी आईनी अदालत में मामला जा रहा है उनकी नाहली के लिए। तो उनके पुराने साथियों में कौन है, क्या होने जा रहा है, उनके खिलाफ क्या प्लॉट हो रहा है, वो भी आपको बताते हैं। और फिर आज पूरा दिन अडयाला का महाज भी गर्म रहेगा क्योंकि मुलाकातों का दिन है और फैमिली ने कॉल दे रखी है लोगों को यहाँ पहुँचने की, जो ओहदेदार आना है। तो आज कौन कौन पहुँचेगा वो भी शाम को आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसी दौरान अब से कुछ देर पहले की ये अपडेट मौसूल हुई है कि इमरान खान को रात गए एक बार फिर पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया। तकरीबन रात 2 बजे के करीब उन्हें हस्पताल लाया गया और 4 बजे तक उनका कोई प्रोसीजर हुआ है, गालबन आंखों से मुतालिक था या कोई और इशू है। इस हवाले से अपडेट जो है वो हस्पताल इंतजामिया जारी कर देगी या बाकायदा जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस हवाले से रिलीज़ जारी करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे रिपोर्टर्स हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं वो ये कि रात 2 बजे इमरान खान को फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और 2 घंटे तक उनका कोई प्रोसीजर हुआ, जिसके बाद 4 बजे उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। क्या इस हवाले से उनकी फैमिली को इल्म है, क्या बैरिस्टर गौहर को इस बार भी बताया गया, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी। आज वैसे ही मुलाकात का दिन है तो मेरा ख्याल है इस मौके पर उनकी कम अज़ कम एक मुलाकात उनकी फैमिली से करा दी जाए ताकि ये सारे अभाम जो है वो कम अज़ कम दूर हो सकें। देखते हैं इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है या नहीं होती। अब आ जाइए ज़रा अदालती शोडाउन के हवाले से बात करते हैं। आज यूँ कह लीजिए वो दिन है जिसके लिए 26वीं 27वीं तरमीम की गई और ख़ास तौर पे वो तरमीम जिसके तहत जो जजेस हैं उनको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन के पास चला गया। अब जुडिशल कमीशन के पास जाने का मकसद क्या है, वो चूँकि कॉम्पोजिशन ऐसी है कि उसमें जो हुकूमत चाहेगी एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा हो जाएगा। हुकूमत ये कहे या ना कहे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है कि सारा इख्तियार एक तरह से हुकूमत के हाथ में रहता है। दिन 1 बजे ये इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा। ऑल्दो के कुछ हलकों से, कुछ जगहों से अब ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि कुछ लोग इस हक में नहीं हैं या शायद मुज़ाहमत करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि काफ़ी देर हो गई है। जब मुज़ाहमत का वक्त था या जब स्टैंड लेने का वक्त था उस टाइम ये सारा कुछ नहीं हुआ और अब जब दिख रहा है कि ये सारा कुछ होने जा रहा है और इसको रोका नहीं जा सकता, तो उस वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों से आवाज़ें आ रही हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर ये एक बड़ा गलत तासुर चला जाएगा। और आज के इजलास के बाद बहरहाल ये सारी सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन कौन कौन से जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें रुखसत किया जा सकता है। रुखसत इन द सेंस ये नहीं कि उनको नौकरियों से कोई फारिग किया जा रहा है, बेसिकली उनको इस्लामाबाद से किसी और हाई कोर्ट में, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के कोई जज हैं तो उनको बलूचिस्तान की किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो बेसिकली रुखसती इज़ इक्वल टू ट्रांसफ़र अनटिल अनलेस के वो रिज़ाइन ना कर जाएं। और अभी जो तरामीम की गई थी उनमें ये भी ऑप्शन रखा गया कि जज साहब जिनको ट्रांसफ़र किया जाएगा वो इनकार भी नहीं करेंगे कि वो नहीं मानते इस फैसले को या वो ट्रांसफ़र, अगर कोई इनकार करेगा तो उसके लिए भी मेरा ख्याल कोई पेनल्टी रखी गई थी तरमीम में, जहाँ तक मुझे याद है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको रीचेक भी कर लूँगा, लेकिन कुछ ऐसा था। तो जजेस को अगर रिज़ाइन करना था तो शायद वो पहले कर लेते, लेकिन अब जो है वो उनको शायद इन ऑर्डर्स को अमल दरामद इनके ऊपर करना पड़ेगा। आज रात मैं एक प्रोग्राम का क्लिप देख रहा था, अलीना शिगरी के साथ वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे।
تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اب طے ہے ان ججز کا ٹرانسفر ہونا، تو انہوں نے کہا اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے اور جوڈیشل کمیشن ہے اور وہ اس میں طے کرے گا، اس میں بڑی بیلنس کمپوزیشن رکھی گئی ہے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں بار کے نمائندگان بھی ہیں، اس میں ججز بھی ہیں. بٹ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں ایسی کمپوزیشن ہے کہ اس میں جو حکومت چاہتی ہے ایگزیکٹلی ویسا ہو جاتا ہے. اور ابھی تک جب سے یہ ترامیم ہوئی ہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جو حکومت نے چاہا اور اس کو اپوز کر دیا گیا ہو یا وہ ہوا نہ ہو. کیونکہ اس میں فار ایگزامپل اٹارنی جنرل ہیں، کیا وہ حکومت کے اگینسٹ جا کے کوئی ووٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں بار کے نمائندے ہیں، وہ ان لائن ہے ود گورنمنٹ پالیسی ایسا لگتا ہے. اس میں جو باقی ایک فیکٹر ہے اس میں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. اپوزیشن کے تو خالی 2 لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے 2 لوگوں کی نمائندگی ہے، وہ جا کے کر بھی لیں گے ووٹ، تو اس میں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تو اسلام آباد کی ہواؤں فضاؤں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ 5 ججز ایسے ہیں جن کے ناموں کے اوپر غور ہو سکتا ہے. ان میں سے 3 کا ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ چانس ہے اور 2 شاید ان کو ابھی فی الحال اس سارے معاملے میں رہنے دیا جائے ٹرانسفر کرنے سے. اب دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ اس کے بارے میں کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو پھر بتائیں گے. اور عین ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے اجلاس میں کنسنسس نہ ہو پائے، اس کے امکانات کم ہیں، لیکن چونکہ کہیں کہیں سے ریزسٹنس آ رہی ہے تو دیکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹس کے ججز ہیں وہ کوئی سٹینڈ ایسا لے لیں یا وہ کوئی اصولی فیصلہ کر لیں. تو بہرحال آج کا دن بڑا سرپرائزنگ رہے گا اس حوالے سے. اب آگے آ جائیے ایک اور حیران کن خبر کے بارے میں. حیران کن تو نہیں ہے لیکن سرپرائزنگ ہے سہیل آفریدی کے لیے کہ ان کے جو پرانے ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے احتجاج کیے، سارا کچھ کیا، آج وہی ان کی نااہلی کے لیے سر عام اعلان کر رہے ہیں کہ جناب ہم ان کی نااہلی کے لیے جا رہے ہیں. اور ان میں پیش ہیں شیر افضل مروت صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جا رہے ہیں جناب آئینی عدالت میں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے ان کی نامینیشن کی ہے کہ ان کو نامینیٹ کر دیا بطور وزیر اعلیٰ، تو کوئی شخص اگر جیل میں موجود ہے اور اگر کوئی سزا یافتہ ہے تو وہ پارٹی کے امور نہیں چلا سکتا یا وہ حکومتی امور میں مداخلت نہیں کر سکتا، نہیں چلا سکتا. تو ان کا چونکہ حکم وہاں سے آیا تو اس لیے یہ ان لائن ود دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو یہ پلی لے کے وہ جا رہے ہیں آئینی عدالت میں، اور آج انہوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ جناب بالکل وہ اس حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے سینٹ کے ٹکٹ دیے تھے اور خان صاحب نے چیلنج کیے تھے. پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ میں یہ ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے، اس کو جواز بنا کے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں. تو سہیل آفریدی جو پہلے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے درمیان میں کہیں پھنسے ہوئے تھے، اب ان کے اوپر اگر یہ شیر افضل مروت صاحب دائر کر دیتے ہیں پٹیشن تو پھر آئینی عدالت کا بھی ایک پریشر بہرحال رہے گا. اور ایسا بھی مجھے نہیں لگتا کہ آئینی عدالت میں یہ کوئی پٹیشن جائے گی اور وہ فوراً سے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ یہ کیسی پٹیشن آپ لے کے آئے ہیں، وہ تو ایک پورے آئینی پروسیس کے تحت منتخب ہوئے ہیں. مجھے نہیں ایسا لگتا ایسا ہوگا. اگر یہ ہوا تو پھر کوئی نوٹسز وغیرہ ہوں گے اور یہ ایک تلوار سی لٹکتی رہے گی، کچھ اس قسم کا لگتا ہے ماحول بنے گا. بہرحال جیسے یہ خبر سامنے آئی تو پی ٹی آئی کے کچھ حلقوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی مرکزی قیادت نہیں، پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایک نے، بلکہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ، انہوں نے کہا کہ اس میں کہیں نہ کہیں علی امین گنڈا پور کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. انہوں نے ایک ویلاگ بھی ماضی میں کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور اب چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اس حد تک شاید نہیں جائیں گے کہ وہ سہیل آفریدی کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے کسی پلاٹ کا، کسی مہم کا حصہ بن جائے. مجھے مشکل لگتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس کچھ معلومات تھی اور انہوں نے پہلے بتا دیا تھا یہ ہو رہا ہے، تو آئی ڈونٹ نو. بٹ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی کی کوئی کیمسٹری بہت اچھی نہیں ہے آپس میں. بٹ پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور اس پوائنٹ تک چلے جائیں کہ وہ عمران خان کے نامنی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کچھ اس طرح کا اسٹیپ اٹھائیں. اچھا، اب سہیل آفریدی صاحب جب بنے وزیر اعلیٰ بنے تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ موسٹ پاورفل سی ایم تھے. یعنی اوور آل نہیں بات کر رہا، کے پی کی حد تک کی بات کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور سے بھی وہ پاورفل سی ایم کہ ان کو سارے کے سارے 92 ممبرس کی پوری سپورٹ، پلس وہ جو اگینسٹ آل آڈز جا کے جیسے بنے تھے وزیر اعلیٰ، ہر طرح کی مخالفت کے باوجود، تو لگ رہا تھا کہ بہت اسٹرانگیسٹ سی ایم وہ پروو ہو پائیں گے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے لیے چیلنجز بڑھتے رہے. پہلے وہ ایک بیان دے بیٹھے جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، اور وہ ابھی تک وہ معاملہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے گا. جب تک سہیل آفریدی اپنے عہدے پر ہیں معلوم نہیں کب تک، لیکن جب تک ہے تو وہ الیکشن کمیشن کا وہ نوٹس جو ہے وہ تلوار کی طرح ان کے اوپر لٹکتا رہے گا.
अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन के बाद वो 9 मई में एक मुकदमा था रेडियो पाकिस्तान वाला, उसमें पंजाब फॉरेंसिक लैब ने कोई एक रिपोर्ट बना दी कि जनाब इनकी मौजूदगी साबित हुई, तो वो 9 मई के मुकदमे में अलग उनके लिए एक इशू क्रिएट हो गया। फिर कुछ मामला पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस के पास भी उनके पेंडिंग है इसी से रिलेटेड, और फिर वो जब उन्होंने फोर्स बनाने का ऐलान किया तो आईनी अदालत की जानिब से एक नोटिस हो गया, और अभी ये वाला जो मामला है तो मतलब इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और फिर आईनी अदालत की एक तलवार लटकती रहेगी। इसी दौरान पार्टी की लीडरशिप के साथ कुछ मामला में उतार चढ़ाव, वो एक मसला बन गया। फिर जो फैमिली के साथ चलना है वो एक इशू है। फिर कारकुनान का दबाव, प्रेशर कि जनाब कॉल क्यों नहीं दे रहे, कॉल क्यों नहीं आ रही, और फिर सूबे के अपने मसाइल इस कदर एक्सट्रीम सिचुएशन पे समटाइम्स चले जाते हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कभी ड्रोन हमला हो गया, कभी कहीं पे एहतजाज, कभी अफगानिस्तान वाली सारी सूरत हाल, तो उनके लिए कुछ आसानियां नहीं रही, और वो जितने मजबूत सीएम के तौर पे आए थे वो आहिस्ता 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 वो इतने सारे इश्यूज़ में उलझ गए कि अब वो ना तो इमरान खान से उनकी कोई मुलाकात हो पा रही, ना वो एहतजाज की उस तरह से कॉल दे पा रहे हैं जिसके लिए वो उनको लाया गया, या जिसके लिए एक तरह से था लोगों के जहनों में कि ये कोई फौरी तौर पे एहतजाज करेंगे। और अगर उनकी जगह पे ख़ुद को रख के देखें आप लोग, तो शायद वो ऐसी ही सिचुएशन से दो चार हैं कि जहां उनको डिसीजन करने में अभी थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इसीलिए शायद हटाया था कि उनके ऊपर वो जब भी निकलने लगते थे तो उनके ऊपर वो आ जाता था कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, असला बरामदगी का कोई केस, शराब बरामदगी का कोई केस, कुछ इस तरह के केसेस थे उनके ऊपर। तो वो हर बार जब निकलने लगते थे तो नाकाबिल ज़मानत वारंट। अब वही सारा कुछ जो है वो सुहेल आफरीदी के साथ भी हो रहा है। हर दूसरे चौथे दिन आप खबरों में सुन रहे हैं कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी हो गए। तो इम्कान ये था कि इनका हुकूमत के साथ कुछ ताल्लुकात जो है वो बेहतर होंगे और कुछ वर्किंग रिलेशन ऐसा इंप्रूव होगा कि शायद वहाँ से कोई ब्रेक थ्रू हो सके। लेकिन अब जाके वो कह रहे हैं कि मैंने अपना सियासी कैपिटल भी दाव पे लगाया लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो ये इस टाइम का ओवरऑल मंजरनामा है कि उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही। अच्छा, अब आगे आ जाइए। आज सहाफ़ी मतिउल्ला जान साहब ने एक ट्वीट करके बताया कि उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हालिया कुछ दिनों में एक इशू क्रिएट हुआ है इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, उन्होंने फॉरेन जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था। इस टाइम की रीसेंट एक कंट्रोवर्सी जो उनके साथ लिंक है वो यही है, और कोई ऐसा सिचुएशन ओवरऑल नज़र नहीं आई जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये रीज़न बनी है। ऑल्दो कि उनका स्टैंड ज़रा सख्त है हुकूमत को लेके, या बाकी वो तनकीदी एक अपने बयान देते रहते हैं, लेकिन हालिया दिनों में एक कंट्रोवर्सी जो है, जिसको मैं कंट्रोवर्सी नहीं समझता कि अगर आपने फॉरेन जर्नलिस्ट को इनवाइट करके एक रिस्पेक्ट दी है तो इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन ये कुछ जर्नलिस्ट इसको बुरा समझते हैं कि आपने नेशनल प्रेस क्लब का नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्यों ऐसा अपने तौर पे किया गया। तो इस तनाज़े के बाद अभी एक पहली खबर ये आई कि उनको उनकी नौकरी से फारिग कर दिया गया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो न्यूज़ का हिस्सा थे और अभी उनको ये कहा गया कि उनकी सर्विसेज उन्हें नहीं चाहिए। अच्छा, फिर एक खबर है फ़खर रहमान साहब जर्नलिस्ट, जिनको अभी हाल ही में गिरफ़्तार किया गया था किसी ट्वीट के ऊपर, तो उनकी भी ज़मानत हो गई और आज शाम ज़मानत के बाद उनको रिहा कर दिया गया। वो अपने बेटों के हमरा अपने घर की जानिब रवाना हो गए। उनकी उम्र भी काफ़ी है, 61 बरस के करीब उनकी उम्र है। काफ़ी शरीफ आदमी है, बेसिकली मैं उनको जानता हूँ। कभी कभार जज्बात में हो जाता है कोई ऊंच नीच, तो बहरहाल उन्होंने कोई ट्वीट किया था, नामुनासिब था, शायद नहीं करना चाहिए था, उन्होंने माजरत की। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है ट्वीट, लेकिन जब उन्होंने माजरत की तो इसका मतलब है कि शायद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था, सेंसिटिव किस्म का कोई ट्वीट कर दिया। तो उसके बाद ये सारी गिरफ्तारी अमल में आई। बहरहाल अब उनकी ज़मानत हो गई, वो चले गए। ईरान रूस के मामले के ऊपर मुलाकातें जारी हैं, ये ईरान अमेरिका इश्यूज़ के ऊपर। ईरान की पाकिस्तान के बाद अब रशिया के साथ कुछ निगोसिएशंस चल रही थी, प्यूटन के साथ वो मुलाकात कर चुके हैं और प्यूटन ने काफ़ी उन्हें तसल्ली दी है कि हम आपके साथ हैं, आप बड़ी अच्छी तरह से फाइट बैक कर रहे हैं, इसे इसी तरह से जारी रखिए, आप सुरखरू होंगे। कुछ इस तरह का मैं वो सब टाइटल्स के साथ देख रहा था कि उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, काफ़ी हौसला अफजा। उन्होंने कहा कि मुझे मुश्तबा खामनेई का पैगाम मौसूल हुआ और हम आपकी हर तरह से मदद जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया कि ये जंग के ख़ात्मे के लिए पुरअमन इसका हल होना चाहिए, ताकि बाद में आप लोगों के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग अमन जो है वो ईरान के लोगों को देखने को मिले। तो ये सारी अपडेट्स थी। फर्दर जो भी होगा वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।